नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का तुल्यारेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक फाउंडेशन बैच शुरू किया है, उसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना के विषय में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। हर भर्ती परीक्षा में यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न पूछा ही जाता है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वालिटी एजुकेशन वीडियो केवल आपको यहीं पर मिलने वाले हैं। दोस्तों, हम कर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन बैच, और ये बैच इंपॉर्टेंट है आरएस भर्ती परीक्षा के लिए, एसआई भर्ती परीक्षा के लिए, और यूपीएससी या फिर ऐसी भर्ती परीक्षा जिसमें इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फुल डिटेल में हम यहाँ पर पढ़ते हैं और कोई भी क्वेश्चन हम छोड़ते भी नहीं हैं। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की क्लास को, और हम बात करते हैं भारत की प्रस्तावना के विषय में। थोड़ा सा पहले ये समझ लें कि प्रस्तावना कहते किसको हैं। तो प्रस्तावना, या फिर हम इसके लिए एक और जो शब्द है वो काम में लेते हैं, उद्देशिका। तो दोस्तों, किसी भी अधिनियम की शुरुआत जो होती है वो उद्देशिका से होती है। सामान्यतः हम किसी भी जब अधिनियम को देखते हैं तो वहां पर उसकी कोई ना कोई प्रस्तावना होती ही है, और उस प्रस्तावना के अंदर उस अधिनियम के मुख्य आदर्श और आकांक्षाएं जो होती हैं उनका उल्लेख किया जाता है। दोस्तों, जब भी हम किसी उद्देशिका को देखते हैं तो उसके द्वारा हमें जो अधिनियम है उसके लक्ष्य और उसकी नीतियों को समझने में सहायता मिलती है। हम समझ पाते हैं कि किन लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है इसमें, और इसमें कौन सी नीतियों की बात की जाने वाली है। दोस्तों, तो इसी प्रकार से हमारे भारतीय संविधान की भी एक प्रस्तावना है, एक उद्देशिका है, जिसे हम कहते हैं भारतीय संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी। हम प्रस्तावना को क्या कहते हैं दोस्तों? जो हमारे संविधान को बनाने वाले थे उनके विचारों को जानने की कुंजी कहते हैं। यानी इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि वो कैसे विचार रखते थे। और चूंकि हम ये जानते हैं कि प्रस्तावना का निर्माण बाद में हुआ था, तो पूरा जो संविधान है उसके मूल उद्देश्य, उसके मूल बातें, सारी चीजें हमें प्रस्तावना में पढ़ने को मिलती हैं। और प्रस्तावना के द्वारा हम समझ सकते हैं कि इस संविधान को बनाने का क्या उद्देश्य रहा होगा, क्या भावनाएं रही होंगी। हम उन्हें बड़े अच्छे से यहाँ इसके द्वारा समझ सकते हैं कि संविधान की रचना के समय उनके जो रचयिता थे उनका क्या उद्देश्य हुआ करता था, कौन से उद्देश्य वो रखते थे, और कौन से उनके उच्च आदर्श थे जिनको इसके अंदर शामिल किया गया है। उच्च आदर्श वे आदर्श जिन्हें वो अपने संविधान में स्थापित करना चाहते थे। ऐसे सभी प्रश्नों का जो जवाब है वो हमें संविधान की प्रस्तावना से ही प्राप्त होता है। दोस्तों, तो यहाँ प्रस्तावना क्या है दोस्तों? तो प्रस्तावना या उद्देशिका संविधान के आदर्शों, उसके उद्देश्यों और आकांक्षाओं का एक संक्षिप्त परिचय होती है। दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे उद्देशिका या प्रस्तावना क्या होती है। अगर हम हमारे संविधान के प्रस्तावना की बात करें तो ये संविधान के जो हमारे आदर्श हैं, जो संविधान के उद्देश्य हैं, जो संविधान को बनाने की आकांक्षाएं थी, उनका एक संक्षिप्त ब्यौरा प्रस्तुत करती है। संक्षेप में, इन शॉर्ट, हमें उसकी सारी जो मूल भावनाएं हैं, मूल बातें हैं, मूल चरित्र है, वो हमें यहाँ प्रस्तावना में देखने को मिलता है। भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है, जो प्रस्तावना है, वो संविधान के जो हमारे निर्माता थे उनके विचारों को जानने की कुंजी है। ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान के उद्देश्यों को जानने की कुंजी कौन सी है? तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा दोस्तों प्रस्तावना। प्रस्तावना ही एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम जो हमारे संविधान निर्माता थे उनके विचारों को जान सकते हैं। आगे बढ़े दोस्तों, तो आगे हमें ये जान लेना है कि विश्व के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहले संविधान में प्रस्तावना को शामिल किसने किया था? तो वो अमेरिका के द्वारा किया गया था। सबसे पहले अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने अपने संविधान के अंदर जो है प्रस्तावना को शामिल किया था। दोस्तों, तो यहाँ से जो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, विश्व में सबसे पहले अगर हम प्रस्तावना की बात करें कहाँ पर मिलता है, तो यहीं पर हमें प्राप्त होता है। दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों, भारतीय संविधान की उद्देशिका का अगर हमसे पूछा जाए स्रोत क्या है, तो हमारी जो उद्देशिका का स्रोत है कहाँ से लिया गया है, तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो हमारी संविधान सभा थी। संविधान सभा क्या थी दोस्तों? जिसमें चुने हुए प्रतिनिधि थे जिन्होंने हमारी संविधान का निर्माण किया था उस समय, है ना। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत
और 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत उद्देश्य प्रस्ताव है। यहाँ हम ये देख सकते हैं उद्देशिका के दो स्रोत हैं हमारे पास में। एक तो हमारे पास में आता है हमारा उद्देश्य प्रस्ताव। अब उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया था? 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था और 22 जनवरी 1947 को जो है उसे स्वीकृत कर लिया गया था। नंबर एक बात। दूसरा जो है ये कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो दो स्रोत हैं दोस्तों हमारे पास में, एक तो ऑस्ट्रेलिया का संविधान है और दूसरा कौन सा है दोस्तों? दूसरा हमारा उद्देश्य प्रस्ताव है। तो ये यहाँ से प्रेरित है, यहाँ से लिया गया है दोस्तों, क्योंकि संविधान में निहित भावनाएं और उद्देश्य प्रस्ताव और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ये प्रेरित है दोस्तों, क्योंकि हमारे संविधान में जो निहित भावनाएं हैं, जो उद्देश्य हैं, वो हमारे उद्देश्य प्रस्ताव और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही प्रेरित हैं दोस्तों। तो इसलिए माना जाता है दोस्तों जो हमारी निहित भावनाएं हैं वो उद्देश्य प्रस्ताव और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। इसलिए हम ये कहते हैं कि हम इनके जो स्रोत हैं वो ये दोनों हैं दोस्तों। तो दोस्तों समझ गए होंगे। आपसे अगर पूछा जाए कि हमारे भारतीय संविधान के निर्माताओं को जानने की कुंजी कौन सी होगी दोस्तों, तो क्या होगी? प्रस्तावना। नंबर एक बात अभी तक जो हमने देखा। और सबसे पहले कहाँ आया? तो अमेरिका के संविधान के अंदर हमें प्रस्तावना के दर्शन होते हैं। प्रस्तावना में क्या क्या चीजें होती हैं, मुख्य आदर्श या आकांक्षाएं, उनका हमें पता चलता है। अगर हम बात करें इसके स्रोत की, तो स्रोत हमारे पास में इसके दो हैं। एक तो आता है उद्देश्य प्रस्ताव और एक आता है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर को लाया गया था और 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। और एक ऑस्ट्रेलिया का जो संविधान है, यहाँ से हमें इसकी भावनाएं देखने को मिलती है, यहाँ से हम इसे समझ सकते हैं। आगे दोस्तों हम बात करें कि हमारी प्रस्तावना से हमें किन बातों का पता चलता है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से हमें 4 बातों का पता चलता है। और ये 4 बातें कौन कौन सी है दोस्तों? इनमें से सबसे पहली बात तो आती है शक्ति का स्रोत। यानी यहां से हमें ये पता चलता है कि हमारे इस संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है। तो शक्ति का स्रोत कौन सा है दोस्तों? जनता है। जनता क्यों है? क्योंकि हमने यही कहा ना, हम भारत के लोग, और लास्ट में हम लिखते हैं आत्मार्पित करते हैं, अधिनियमित करते हैं, अंगीकृत करते हैं। यानी कि इस संविधान को बनाया किसने है? जनता ने खुद बनाया है, संविधान सभा के माध्यम से बनाया है दोस्तों। तो फिर हमारे यहाँ पर हम कहें कि शक्ति का स्रोत कौन सा है, संविधान की शक्ति का स्रोत कौन है, तो हमारे संविधान की जो शक्ति है उसका स्रोत जनता स्वयं मानी जाती है। एक तो हमें इस बात का पता चलता है। दूसरी बात जो हमें इसके द्वारा पता चलती है वो है हमारे राज्य की प्रकृति कैसी है। हमारे राज्य की जो प्रकृति है उसके बारे में भी हमें पता चलता है। संविधान की पहली लाइन में ही आता है, जो प्रस्तावना है उसकी पहली लाइन में ही आता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, समाजवादी। हम इन शब्दों को डिटेल में भी समझेंगे दोस्तों, तो अभी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सारा मैं आपको समझा के जाऊंगा। पहले भी हमने भारतीय संविधान की जब विशेषताएं देखी थी तो काफी सारी चीजें हमने वहां पर भी डिस्कस की थी दोस्तों। तो राज्य की प्रकृति हमारी कैसी है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक है, गणराज्य है, समाजवादी है। यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ऐसे कौन सी निम्न में से कौन सा जो भाग है वो राज्य की प्रकृति को नहीं बताता है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तीसरी बात जो हमें यहाँ इससे पता चलती है दोस्तों वो है इसके उद्देश्य। इसके उद्देश्य कौन कौन से हैं संविधान के, ये भी हमें प्रस्तावना से पता चलता है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना, ये हमारे इसमें उद्देश्य हैं। साथ ही साथ हमें पता चलता है कि हमारे संविधान का निर्माण कब हुआ था दोस्तों। तो 26 नवंबर 1949 को पूरा हो गया था, इसलिए इस दिन संविधान दिवस भी मनाया जाता है। तो प्रस्तावना से हमें 4 बातों का पता चलता है।
चार बातें कौन सी हैं दोस्तों? एक तो हमें पता चलता है कि शक्ति का स्रोत कौन सा है, दूसरा हमें राज्य की प्रकृति का पता चलता है, तीसरा हमें इसके उद्देश्य का पता चलता है, और चौथा कि इसका निर्माण जो है वो कब हुआ था। इन चार बातों का हमें पता प्रस्तावना के द्वारा चलता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं हमारी प्रस्तावना है क्या, कौन सी है हमारी प्रस्तावना। तो ये हमारी प्रस्तावना है, और कौन सी की बात करें दोस्तों, हम संशोधित प्रस्तावना की बात कर रहे हैं, क्योंकि 42वां जब हमारा संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में, तो उसके अंदर संशोधन हुआ, और प्रथम पैरा जो हमारा है, प्रथम पैरा के अंदर हमने शब्द जोड़े थे समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। एक तो हमने ये शब्द इसमें जोड़ा था, इसके अलावा हमने एक और शब्द जोड़ा, और वो जोड़ा था छठे पैरा के अंदर। छठे पैरा के अंदर हमने जो शब्द जोड़ा था वो था और अखंडता। ये जो शब्द हैं वो पहले से नहीं थे दोस्तों। तो ये हमारी जो है संशोधित है, यानी इसमें ये जो समाजवादी है और ये जो पंथ निरपेक्ष है ये शब्द जोड़ा गया है साथ ही साथ दोस्तों। और यहाँ पर एक और शब्द जो है हमने इसमें जोड़ा है वो है बंधुत्व। बंधुत्व वाला शब्द भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। बंधुत्व अखंडता, एक अखंड और अखंडता, ये वाला जो शब्द है ये हमने यहाँ पर जोड़ा है। तो समाजवादी, ये वाला पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये जो तीन शब्द हैं हमने यहाँ पर इसमें जोड़े हैं। तो हम देख सकते हैं हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब यहाँ पूछा जाए कौन से न्याय की बात प्रस्तावना में की गई है, तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की। अब इसमें कोई और न्याय डाल करके वो प्रश्न पूछा जा सकता है। स्वतंत्रता किसकी? विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास, धर्म और उपासना की, ये 5 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, 2 प्रकार की समानता की बात कर रहा है, प्रतिष्ठा और अवसर की, तथा प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर हम इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये हमारे संविधान की प्रस्तावना है दोस्तों। अब यहाँ जो हमें याद रखना है वो ये शब्द हैं, ये शब्द आपसे पूछा जा सकता है और सीक्वेंस में भी पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए ये प्रस्तावना आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। प्रस्तावना में से प्रश्न न आए ऐसा कभी होता नहीं है दोस्तों, तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बड़े अच्छे से इसको याद रखिएगा। अब हम देख लेते हैं प्रस्तावना का विस्तृत विवेचन, क्या कहा गया है, इनके जो भी शब्द हैं इसमें उनको अपने देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका घोषणात्मक भाग देख लेते हैं। घोषणात्मक भाग में सबसे पहले हम बात करते हैं हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग से हम क्या समझते हैं? तो संविधान के निर्माताओं के अनुसार संप्रभुता अंततः जनता में निहित है। हमसे ये पूछा जाए प्रश्न कि संविधान निर्माताओं के अनुसार हमारे देश की जो संप्रभुता है वो अंततः किस में निहित है, यानी शक्ति का स्रोत क्या है? तो शक्ति का स्रोत हमारे यहाँ पर जनता खुद ही है। सरकार के पास या राज्य सरकार के विभिन्न अंगों के पास जो शक्तियां हैं वे सारी शक्तियां उसको जनता के द्वारा मिलती है। जनता ही है जो उन्हें शक्तियां देती है। सरकार को चुनती कौन है दोस्तों? जनता चुनती है। तो इसलिए हमारी जो संप्रभुता है वो अंततः किस में निहित है? जनता में है। शक्ति का स्रोत हमारे यहाँ क्या है? जनता ही है दोस्तों। प्रस्तावना में जो शब्द आया है हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, तो इस पदावली से स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय संविधान का जो स्रोत है वो भारत की जनता है, अर्थात जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया गया है। अब यहाँ एक बार फिर से हम इस बात को समझ लेते हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ समझने की बात यह है कि शक्ति का स्रोत कौन है?
संप्रभुता किसमें है? जनता में है दोस्तों, क्योंकि हमें प्रस्तावना के द्वारा ये पता चलता है कि हम भारत के लोग ही हैं जो इस संविधान को बना रहे हैं, अंगीकृत कर रहे हैं, अधिनियमित कर रहे हैं। अब आप कहें कि संविधान का निर्माण तो संविधान सभा ने किया था, तो संविधान सभा कहाँ से आई थी? जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की एक सभा थी, उसके द्वारा निर्माण किया गया था। तो अप्रत्यक्ष रूप से जो है यहाँ पर जनता ने ही बनाया है। तो इसलिए जो पूरा यहाँ पर भारतीय संविधान की शक्ति का जो स्रोत है वो भारत की जनता ही है। भारतीय संविधान का स्रोत भी भारतीय जनता ही है दोस्तों। और उसमें परिवर्तन भी कौन कर सकता है? संसद ही करती है, जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की एक सभा होती है दोस्तों। ये जो शब्द हैं यहाँ हम देखें कि ये जो हम भारत के लोग हैं, ये जो शब्द है, ये जो पदावली है, हम भारत के लोग। अब यहाँ एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये आया कहाँ से है ये शब्द? तो दोस्तों ये जो शब्द है ये कहाँ से आया है? तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है उसकी उद्देशिका से आया है। वहां पर हमने लिखा हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग, और यहाँ पर हमने लिखा हम भारत के लोग। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो शब्दावली अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो शब्द हैं हम भारत के लोग, ये कहाँ से आया है, तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर से हमने लिया हुआ है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं दूसरे भाग के विषय में, जो हमारा उद्देश्य भाग आता है। अब यहाँ समझते हैं, सबसे पहली बात आती है सोवेरियन, यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या होगा? यहाँ इससे जो व्यक्त होता है बात वो ये है कि भारत पूर्ण रूप से प्रभुता संपन्न राज्य है। संपूर्ण अपना मालिक वो खुद ही है, वो किसी पर डिपेंड नहीं है, यानी उसके आंतरिक और विदेशी मामलों में किसी अन्य विदेशी शक्ति को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। वो अपने आंतरिक निर्णय खुद लेगा, अपने विदेशी मामलों को खुद हैंडल करता है, वो किसी और विदेशी शक्ति के अधीन नहीं है दोस्तों। अब हम कहें राष्ट्रकुल की जो सदस्यता है वो थोड़ा सा देखिए विवाद उत्पन्न करती है, तो यहाँ ये भी समझ लेते हैं कि राष्ट्रकुल की जो सदस्यता है वो भारतीय संप्रभुता के प्रतिकूल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो उसका पूर्णतः स्वैच्छिक सदस्य है, अपनी इच्छा से बना हुआ है, न कि वो उसके अंडर में काम कर रहा है दोस्तों। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का तात्पर्य ये होता है कि हम खुद प्रभुता संपन्नता को रखते हैं और हमारे यहाँ पर आंतरिक मामलों और विदेशी मामलों में किसी अन्य विदेशी शक्ति को हस्तक्षेप करने का कोई भी अधिकार नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए तो आपको यही वहां पर लिखना है। दूसरी बात हमने यहाँ पर बात की समाजवादी की। एक और शब्द इसमें आता है सोशलिस्ट का या समाजवादी। तो समाजवादी जो शब्द है जो पहले नहीं था, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। नंबर एक बात, प्रस्तावना में समाजवाद शब्द को जोड़ करके उसे और अधिक व्यापक किया गया है और अधिक स्पष्ट किया गया है दोस्तों। तो समाजवादी का जो तात्पर्य है यहाँ पर, इसमें समाज के कमजोर और पिछड़े वर्ग के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और आर्थिक विषमता को दूर करने का प्रयास करने के लिए हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है। अब ये समाजवाद जो है यहाँ पर प्रकट होता है। अब समाजवाद यानी कि समाज के जो कमजोर और पिछड़े लोग हैं उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाएं, हम उनकी आर्थिक विषमता को दूर कर रहे हैं। इसके लिए हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को नहीं अपनाया है, समाजवादी को भी नहीं, साम्यवादी को भी नहीं अपनाया है, हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है। दोनों के गुण हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि जो भारतीय समाजवाद है वो किस प्रकार का समाजवाद है। तो वो लोकतांत्रिक समाजवाद है। यहाँ पर ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी चाहिए। वो चाइना की तरह साम्यवाद नहीं है, रूस का साम्यवाद नहीं है, बल्कि भारत का समाजवाद कैसा है? लोकतांत्रिक समाजवाद है, जो नेहरू जी की अवधारणा पर आधारित है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है भारतीय समाजवाद कैसा है? लोकतांत्रिक है। किस पर आधारित है? किसकी अवधारणा पर? तो नेहरू जी की अवधारणा पर आधारित है। जहां साम्यवादी समाजवाद, भारत जो है वो साम्यवादी समाजवाद जिसमें राज्य का नियंत्रण बहुत अधिक कठोर होता है। साम्यवादी समाज जो होगा, जैसे चाइना वगैरह में हमें देखने को मिलता है, तो वहां पर जो उत्पादन के साधन है उनके ऊपर राज्य का नियंत्रण बहुत ज्यादा कठोर होता है। वो जो कहेंगे वही उनको करना होता है। तो भारत ने साम्यवादी समाजवाद और दूसरा है लोकतांत्रिक समाजवाद, जिसमें जो नियंत्रण है वो अपेक्षाकृत बहुत कम होता है। तो इनके बीच का एक रास्ता अपनाया है। हालांकि भारत में जो समाजवाद है कौन सा है? लोकतांत्रिक है।
साम्यवादी समाजवाद नहीं है, क्योंकि साम्यवादी समाजवाद होगा तो वहां पर जो है पूरा जो नियंत्रण है वो राज्य का ही होता है, बहुत ही कठोर नियंत्रण होता है, और लोकतांत्रिक में बहुत ढील होती है। यहाँ हमने बीच का रास्ता अपनाया है और मिश्रित अर्थव्यवस्था को हमने इसके लिए जन्म दिया है, यानी कि कुछ संसाधनों पर तो सरकार का अधिकार होता है, कुछ निजी में भी चलती है, और निजी के भी नियम कानून जो है वो सरकार तय करती है दोस्तों। संविधान के कुछ उपबंध है जहां से हमें इसका पता चलता है, जिसमें आर्थिक न्याय भाग 4 में विशेषतः अनुच्छेद 39, 39B, 39C के तहत जो है इसका समाजवादी दृष्टिकोण जो है वो निकल करके आता है। आगे हम इन सारे को डिटेल में भी समझने वाले हैं, वहां पर भी हमारी चर्चा होती रहेगी। इन अनुच्छेदों से ये जो है रिफ्लेक्ट होता है कि देश के भौतिक साधनों का यथासंभव समानता के आधार पर वितरण होगा, धन का संकेंद्रण कुछ ही हाथों तक सीमित नहीं रहेगा। यहाँ जो किया गया है वो ये है कि जो हमारे भौतिक साधन हैं, भौतिक संसाधनों का जो वितरण होगा ना, वो ऐसा नहीं है कि कुछ एक हाथों में आ गए और बाकी जो है वो बैठे रह गए। तो समानता के आधार पर सभी जगह उसका समान रूप से वितरण होगा। धन का जो केंद्र है कुछ ही हाथों तक सीमित नहीं रहेगा, ऐसा इन अनुच्छेदों के द्वारा दृष्टिगोचर होता है। जो हमारे संविधान का जो समाजवादी प्रकृति है उसको दिखाने का, उसको रिफ्लेक्ट करने की कोशिश ये करते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और अगले शब्द की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास में आता है पंथ निरपेक्ष। तो पंथ निरपेक्ष जिसे अपने सेकुलर के रूप में काम में लेते हैं, और आजकल तो थोड़ा सा उसको एक नेगेटिव वर्ड के रूप में लिया जा रहा है, लेकिन नेगेटिव नहीं है दोस्तों। सेकुलर शब्द का अर्थ क्या है? सेकुलर शब्द का अर्थ है न तो हम किसी धर्म के विरोधी हैं और न ही हम किसी धर्म के प्रचारक हैं, बल्कि हम क्या हैं? तटस्थ हैं दोस्तों। तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये शब्द यहाँ पर जोड़ा गया था, और भारत धर्म, और इसमें जो कहा गया है इसका जो अर्थ है पंथ निरपेक्ष का वो ये है कि भारत न तो धर्म का विरोधी है और न ही धर्म का प्रचारक, न तो किसी धर्म का विरोध करता है और न ही प्रचार करता है, बल्कि वो तटस्थ है जो सभी धर्मों के साथ समान रूप से व्यवहार करता है। इस पंथ निरपेक्ष के दो अपने पार्ट ले सकते हैं। एक तो कि हमारे यहाँ भारत का कोई राज्य धर्म नहीं है, और दूसरी बात कि वो सभी धर्मों को समान संरक्षण देता है। इसके दो रूप हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और ये हमारा पॉजिटिव है। नेगेटिव तो ये हुआ कि भारत का कोई राज्य धर्म नहीं है। तो न तो ये कोई मुस्लिम राष्ट्र है न कोई हिंदू राष्ट्र है, ये ईसाई राष्ट्र भी नहीं है, कोई राष्ट्र नहीं है, ऐसा धर्म का यहाँ कुछ भी नहीं आता। भारत का कोई भी राज्य धर्म नहीं है, लेकिन वो ऐसा भी नहीं है कि धर्म और राज्य पृथक हैं, बल्कि ये क्या करता है? सभी धर्मों को समान संरक्षण देता है। किसी का अहित न हो और कोई कुरीति हो तो उसको दूर करने के लिए मूल्यात्मक हस्तक्षेप करने की कोशिश की भी इजाजत इसको मिलती है। आगे देखिएगा, यहाँ पंथ निरपेक्ष से दो हम तात्पर्य लेते हैं, ऐसे राज्य जो किसी धर्म विशेष को राजधर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करता है, बल्कि वो सभी धर्मों को तटस्थ भाव के साथ समान संरक्षण प्रदान करता है। राज्य में धर्म एक व्यक्तिक विषय माना जाता है दोस्तों, ये एक सामाजिक विषय, सबका विषय नहीं है, बल्कि ये क्या है? व्यक्तिगत है। धर्म आपकी व्यक्तिगत भावना, आप किसी भी धर्म को मानिए, पूजा आराधना करने की आपको बिल्कुल सारी स्वतंत्रताएं दी गई हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं इस पंथ निरपेक्ष को आप समझ गए होंगे। तो मेंस में भी कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पंथ निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? एक पॉजिटिव पक्ष है, एक इसका नेगेटिव पक्ष है, दोनों के विषय में हमने बात की है। यानी ऐसा है कि भारत धर्म के क्षेत्र में न तो धर्म का विरोधी है और न ही किसी धर्म का प्रचार करता है, बल्कि वो तटस्थ है दोस्तों, और सभी धर्मों के साथ समान रूप से व्यवहार करता है। विश्व बंधुत्व की भावना यहाँ आपको देखने को मिलती है। फिर यहाँ जो शब्द आता है लोकतंत्रात्मक, डेमोक्रेसी की बात करते हैं। लोकतंत्र यानी कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, जहां पर जनता कुछ प्रतिनिधियों को चुनती है और फिर वही शासन संभालते हैं। लोकतंत्र कई प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष होता है दोस्तों। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता खुद जो है वोटिंग के द्वारा, जनमत के द्वारा कानून बनाए जाते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष में जनता खुद जो है मतदान नहीं करती है, खुद कानून नहीं बनाती है, बल्कि अप्रत्यक्ष में चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। जैसे हमारे भारत में जो है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया है दोस्तों। तो यहाँ
ये समझिएगा, इसका तात्पर्य है कि भारत में राज सत्ता का प्रयोग जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि ही करते हैं और वे जनता के प्रति उत्तरदायी भी होते हैं। दोस्तों, संविधान सभी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आश्वासन देता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और समझ लेते हैं इस चीज को कि भारत में जनता द्वारा अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाती है। इसे अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली या प्रतिनिधि प्रणाली कहते हैं, जिसमें एक लोकप्रिय सरकार होती है। अभी हमने इसी को समझा था। प्रत्यक्ष में क्या होगा, जैसे स्विट्जरलैंड वगैरह है, वहां पर खुद जो जनता है वोट करती है, कानून कोई बनाना हो तो जनमत होता है। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि संसद में बैठे हैं वही लोग हैं जो कानून बनाने का, नियम बनाने का काम करते हैं। दोस्तों, तो वो एक अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली में आता है। तो भारत में अगर आपसे पूछा जाए लोकतंत्र है, हाँ जी बिल्कुल है। कैसा है, तो फिर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की भावना हमें यहाँ देखने को मिलती है। फिर हमें एक और शब्द पढ़ने को मिलता है, वो है गणराज्य यानी रिपब्लिकन। तो इसका अर्थ क्या है? गणराज्य का तात्पर्य ये लेंगे कि भारत का राज्याध्यक्ष या राष्ट्राध्यक्ष है, जो सबसे बड़ा पद है, वो वंशानुगत नहीं होता बल्कि निर्वाचित होता है। गणराज्य यानी वहां पर कोई छोटे से छोटा व्यक्ति भी वहां तक पहुंच सकता है। जैसे हम राष्ट्रपति की बात करते हैं दोस्तों, हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा पद कौन सा है? राज्याध्यक्ष। राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है? सारे काम राष्ट्रपति के नाम से होता है। तो राष्ट्रपति का बेटा ही राष्ट्रपति बनता है क्या? नहीं। अगर ऐसा होगा तो फिर देखिएगा राजतंत्र होगा, गणतंत्र नहीं होगा। दोस्तों, गणतंत्र में क्या होगा? जनता का कोई भी प्रतिनिधि जो है वो वहां तक पहुंच सकता है। यानी सर्वोच्च जो यहाँ का पद होगा, सर्वोच्च व्यक्ति होगा, वो वंशानुगत नहीं होगा बल्कि निर्वाचित होगा। यही गणराज्य का मीनिंग होता है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होता है। चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हो, लेकिन होता तो जनता के द्वारा ही है ना, वंशानुगत नहीं है। यानी जो भारत की या किसी भी देश की सबसे बड़ी पोस्ट जो है, जो राष्ट्र का अध्यक्ष है, जिसके नाम से सारे काम होते हैं, अगर वो वंशानुगत नहीं है तो फिर हम उसे क्या कहेंगे? गणराज्य कहेंगे, क्योंकि उसका निर्वाचन हुआ है। जैसे भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा। अब यहाँ आपसे जो प्रश्न पूछा जा सकता था, भारत एक गणराज्य है क्यों? क्योंकि यहाँ का राष्ट्राध्यक्ष जो है वो निर्वाचित होता है। ये उसका आंसर होता है। हमेशा बहुत बार ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आता है। आगे अगले शब्द को देखें, जो हमारा विवरणात्मक भाग आता है उसमें देखिएगा न्याय की बात की गई है। और न्याय कौन से है? 3 न्याय है, सामाजिक है, आर्थिक है और राजनीतिक न्याय। 3 न्याय की बात की गई है। ये हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए। अब एक एक को देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सामाजिक न्याय की। तो सामाजिक न्याय का अर्थ क्या हुआ? सामाजिक न्याय का मतलब ये है कि किसी का अहित नहीं हो रहा है दोस्तों। तो यानी सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समानता प्राप्त हो। पहली बात कि जो भी हमारे नागरिक हैं उनको बिना किसी भेदभाव के समान व्यवहार उनके साथ में किया जाए। दूसरी बात, जाति, धर्म, वर्ग, लिंग, नस्ल, इनके आधार पर किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी हमारे यहाँ पर सभी नागरिकों को क्या हो? बिना किसी भेदभाव के समानता प्राप्त हो। ये सामाजिक न्याय है। यानी कि जाति, धर्म, वर्ग, लिंग, नस्ल या किसी भी अन्य आधार पर नागरिकों से किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब हम बात करें आर्थिक न्याय की। ये बहुत जरूरी भी है, समझना है। अनुच्छेद 39 में इसके आदर्श को स्वीकार किया गया है। आर्थिक न्याय हमें वहां पढ़ने को मिल जाएगा। तो इसमें ये कहा गया है कि राज्यों को अपनी नीति का संचालन इस प्रकार से करना है कि समान रूप से सभी नागरिकों को आजीविका के साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। आर्थिक न्याय का मतलब ये है कि हमारे जो भी देश के नागरिक हैं उन सभी को रोजी रोटी कमाने के साधन प्राप्त हो। यानी उनको सभी को कम से कम रोजी रोटी कमाने के साधन मिले। और हमारे देश की जो संपत्ति है, समुदाय की जो भौतिक संपत्ति है, उसका स्वामित्व और वितरण जो है वो इस प्रकार से हो कि अधिकाधिक सामूहिक हित संभव हो सके। उसमें सामूहिक संपत्ति जो है वो समुदाय की संपत्ति है, सामूहिक हित के लिए हो, न कि किसी व्यक्तिगत हित के लिए हो। पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। उत्पादन में वितरण के साधनों पर अहितकर केंद्रीयकरण न हो। यानी आर्थिक न्याय को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि एक तो सभी को रोजी रोटी कमाने के साधन उनको मिलने चाहिए ताकि अपना पेट भर सके, अपने खाना खा सके, खाना खा के सो सके वो। दूसरा कि समुदाय की जो भौतिक संपत्ति है, जो हमारी संपत्ति है, वो सामूहिक हित के लिए उपयोग हो, किसी एक निजी हित के लिए नहीं। तीसरी बात कि पुरुषों और स्त्रियों को समान काम के लिए समान वेतन मिले। और साथ ही साथ हमारे जो उत्पादन के जो साधन, आर्थिक न्याय कहते हैं कि उत्पादन के साधन जो है वो कुछ हाथों में नहीं होने चाहिए बल्कि पूरे
पूरे समाज में हो, उसका केंद्रीकरण न हो, कि नहीं निजी हाथों में न जाए, बल्कि समाज के हित के रूप में ये कार्य करें। इसके बाद में दोस्तों आगे हम बात करते हैं राजनीतिक न्याय की। तो राजनीतिक न्याय क्या कहता है दोस्तों, कि भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की स्थापना करता है। जो भी वयस्क 18+ हैं उन सभी को मतदान करने का अधिकार है, अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार है। संवैधानिक उपचार और राजनीतिक न्याय की आदर्श को मूर्त रूप जो है ये प्रदान करता है दोस्तों। तो भारतीय संविधान के अंदर वयस्क मताधिकार की जो स्थापना है संवैधानिक उपचारों के द्वारा राजनीतिक न्याय की एक आदर्श मूर्ति जो है वो प्रस्तुत करता है। तो राजनीतिक न्याय यानी राजनीति के अंदर भी सबको क्या मिलना है, समान रूप से अधिकार मिल सके। जैसा आज़ादी से पहले जो चुनाव होता था, मतदान होता था, तो सारे लोगों को मतदान करने का अधिकार नहीं हुआ करता था। अभी तो सबके पास में मतदान करने का अधिकार है। ये एक राजनीतिक न्याय के अंतर्गत आता है। फिर हम बात करें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की दोस्तों। तो स्वतंत्रता है हमारे पास में, कितनी स्वतंत्रता मिलती है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, ये हमें याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं। सबसे पहले हमारे मन में क्या आता है, कोई विचार आता है। अब विचार आएगा तो हम उसे क्या करेंगे, अभिव्यक्त करेंगे, किसी को बताएंगे। अभिव्यक्त करेंगे तो व्यक्ति उस पर क्या करेंगे, बाकी लोग उस पर विश्वास करेंगे। तो विश्वास करेंगे तो हो सकता है वो धर्म बन जाए, और उसी धर्म के अंदर किसके प्रावधान होता है, उपासना की जाती है। तो इस 5 क्रम के अंदर आप इनको अच्छे से याद रख सकते हैं। स्वतंत्रता जो है तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता में मिलती है। ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। समानता देखिए 2 प्रकार की समानता की बात होती है, एक अवसर की समानता है और एक प्रतिष्ठा की समानता है। 2 प्रकार की जो समानता है वो हमें यहाँ पर प्रदान की गई है दोस्तों, ये याद रखिएगा। प्रतिष्ठा की, सबकी प्रतिष्ठा बराबर है, किसी को कोई विशेष डिग्री नहीं दी जा सकती है, और यहाँ जो है सबको समान रूप से अवसर प्रदान किए जाते हैं, नौकरी के हो चाहे कोई अन्य हो। बंधुत्व की बात करते हैं दोस्तों। इसमें जो बंधुत्व आता है, प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता, यानी बंधुता कैसी हो, जिसमें व्यक्ति की गरिमा बनी रहे, राष्ट्र की एकता बनी रहे, अखंडता को सुनिश्चित करे। ऐसी बंधुता की भावना को बढ़ाने के लिए हमने संकल्प लिया हुआ है। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता से हम क्या समझते हैं, तो व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता को समझ लेते हैं। हमारे संविधान निर्माता जो थे भारत की विविधताओं को जानते थे, लेकिन उन विविधताओं के मध्य जो एकता है उसको भी समझते थे, और वे चाहते थे कि हमारे नागरिक जो हैं वो क्षेत्रवाद, प्रांतवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद इनमें न पड़ें, बल्कि देश की एकता के भाव को अपनाएं। इसलिए हमने यहाँ पर बंधुत्व का आदर्श जो है वो 2 आधारों पे लिया हुआ है। हमारे यहाँ जो बंधुत्व है वो 2 आधार पे है, एक तो राष्ट्र की एकता और दूसरी है व्यक्ति की गरिमा। तो दोस्तों जो हमारे संविधान निर्माता थे वो जानते थे कि हमारे यहाँ बहुत सारी विविधताएं हैं, बहुत सारी भाषा है, कल्चर है ना, लेकिन फिर भी क्या है, हम सभी एक हैं। तो इसीलिए उन्होंने प्रयास किया कि यहाँ पर क्षेत्रीयता न आए, प्रांतवाद न आए, भाषावाद न आए, संप्रदायवाद न आए। इन सबको छोड़ करके जो जनता है, नागरिक जो है वो एकता के भाव को बनाए रखे। इसलिए हमारा जो बंधुत्व है वो 2 आधारों पर टिका हुआ है, एक तो राष्ट्र की एकता और दूसरा है व्यक्ति की गरिमा। अखंडता की हम बात करें तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। इसका मूल उद्देश्य भारत की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना है। तो यहाँ कुछ विशेष समझने वाला इसमें नहीं है दोस्तों। आगे हम बात कर लेते हैं इससे संबंधित विवाद कौन कौन से रहे हैं। तो विवादों के अंदर हम एक सबसे पहले तो ये देखें, बेरूबारी वाद जो था, बेरूबारी जो वाद था कब का था, 1960 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्धारित किया कि जो उद्देशिका है, प्रस्तावना है, भले ही वो हमारे संविधान का प्रेरणा स्रोत हो, लेकिन ये संविधान का अंग नहीं है। इसने जो प्रस्तावना है उसको संविधान का अंग नहीं माना, और इसके न रहने से इसके मूल उद्देश्यों में कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, बेरूबारी वाद ने ये कहा। हालांकि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध है, अस्पष्ट है, वहां इसके आशय को समझने के लिए इसकी जो है सहायता ली जा सकती है। तो संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी तो जरूर है, लेकिन अंग हमने नहीं माना। फिर दूसरी बात आती है केशवानंद भारतीवाद। ये काफी इंपॉर्टेंट था दोस्तों। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य
1973 का जो था उसमें पहले वाले निर्णय को पलट दिया गया और ये कहा गया कि उद्देशिका जो है वो संविधान का क्या है दोस्तों, अभिन्न अंग है। और ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अन्य आर्टिकल है वैसे ही ये भी है दोस्तों। तो संविधान अंग जो संविधान का उद्देशिका एक है वो प्रमुख अंग है अन्य उपबंधों की तरह, और उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है। अभिन्न अंग है तो फिर संशोधन, जैसे बाकी आर्टिकल हैं वैसे ही है तो फिर इसमें संशोधन भी किया जा सकता है दोस्तों, क्योंकि इसका महत्व बहुत है। लेकिन ये न्याय योग्य नहीं है दोस्तों। जैसे मूल कर्तव्य हैं या फिर नीति निर्देशक तत्व हैं वो हमें बताते तो बहुत कुछ है, लेकिन वो उनके आधार पर अपने केस नहीं कर सकते हैं, तो ये न्याय योग्य नहीं है दोस्तों। ये बात आपको थोड़ी सी समझ लेनी है। तो बेरोबरी बनाम भारत संघ जो मामला था 1960 में, उसने उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना, पहली बात। दूसरी बात, केशवानंद भारतीवाद जो था वो 1973 में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना, लेकिन प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है। इसमें 368 के जरिए संशोधन किया जा सकता है। जब संविधान का अंग है तो फिर इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। एस.आर. बोम्मे 1993 वाद में प्रस्तावना को संविधान के मौलिक ढांचे का भाग कहा गया। ये जो इसके प्रमुख वाद रहे हैं उनकी बात अपने करें। फिर LIC ऑफ इंडिया मामला जो था 1995 का, उसमें भी उच्चतम न्यायालय ने फिर से ये व्यवस्था की है कि प्रस्तावना जो है वो हमारे संविधान का आंतरिक हिस्सा है। अगर आपसे पूछा जाए कौन से मामले के अंदर प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया था, तो वो 1960 में ये एक बात आती है। उसके बाद में प्रस्तावना को जो है संविधान का भाग माना गया। जब संविधान का भाग है तो उसमें 368 के जरिए संशोधन किया जा सकता है, लेकिन वाद योग्य नहीं है। ये हमारे संविधान की जो भावना है, जहां हम कहीं पर अटक जाते हैं तो उसको समझने के लिए, व्याख्या करने के लिए काम में लिया जा सकता है। फिर इसको एक मौलिक ढांचे का शब्द आता है। मौलिक ढांचा इसको कहा गया 1993 के वाद के अंदर, और फिर जो 1995 में एक और वाद आया उसके अंतर्गत प्रस्तावना जो है संविधान का आंतरिक हिस्सा माना गया। तो यहाँ ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना से संबंधित कौन कौन सा वाद है या नहीं है। अब दोस्तों अगर आप पूछा जाए कि वर्तमान में क्या स्थिति है, तो वर्तमान में प्रस्तावना संविधान का भाग है, क्योंकि आगे हो सकता है इसमें कोई परिवर्तन हो जाए, लेकिन न्यायालय में ये वाद योग्य नहीं है। जहां हमें समझना है इसको तो ये ठीक है दोस्तों। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह जो थे, इन्होंने गोलकनाथ बनाम देखिए पंजाब राज्य, ये एक केस हुआ था। इस प्रकरण में ये कहा कि उद्देशिका जो है वो संविधान की मूल आत्मा है। उद्देशिका को क्या कहा गया? संविधान की मूल आत्मा इस वाद में कहा गया। हालांकि अंबेडकर की बात करें तो वो मूल आत्मा जो है वो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को मानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो है गोलकनाथ वाद में इसे भी मूल आत्मा कहा गया है। तो जैसा प्रश्न आए उसी प्रकार से हमें इसको समझ लेना है। अब एक बहुत ही प्रसिद्ध जो है राजनीतिविद हैं या संविधान की पुस्तक लिखी है जिन्होंने, सुभाष कश्यप जी कहते हैं कि संविधान शरीर है, संविधान शरीर है तो उद्देशिका उसकी आत्मा है। दोस्तों ये इनके द्वारा कहा गया कथन है, हो सकता है कभी परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हुए इसके कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं, फिर ये हमारा चैप्टर जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो प्रस्तावना में जब सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता जो शब्द है वो 1787 के फ्रांस की क्रांति से आया हुआ है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। दूसरी बात कि पंडित ठाकुरदास भार्गव जो है वो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं। पंडित ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा कहा। अभी हमने एक वाद भी देखा था जिसमें कहा गया, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह जो थे इन्होंने गोलकनाथ वाद में भी संविधान की मूल आत्मा कहा था। अर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा। के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली कहा। ये अलग अलग शब्द हैं दोस्तों, इनको अच्छे से समझ लीजिएगा, ऐसे स्टेटमेंट आ जाते हैं। संविधान की प्रस्तावना उसका अभिन्न अंग है, यानी कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। इसमें हमारे शासन के उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है। इसका उपयोग संविधान के अस्पष्ट जो उपबंध हैं कभी उनके निर्वचन में किया जा सकता है, किंतु यह संविधान के स्पष्ट प्रावधानों को कभी रद्द नहीं कर सकती है, न ही न्यायालय के द्वारा परिवर्तित करवाई जा सकती है, यानी कि न्यायालय के द्वारा इसको लागू नहीं करवाया जा सकता है। दोस्तों जैसे हम मूल अधिकार को लागू करवा सकते हैं वैसे ही इसको लागू नहीं करवाया जा सकता है। जैसे हम कहें मौलिक कर्तव्य हैं,
साथ ही साथ हम जो लोक कल्याणकारी राज्य की जो भावना आती है, नीति निर्देशक तत्व आते हैं, उनको भी लागू नहीं करवाया जा सकता। हालांकि काम वो सारे करने हैं, लेकिन उनको जबरदस्ती लागू नहीं करवाया जा सकता। इसमें संशोधन किया जा सकता है, संविधान का अंग है तो फिर संशोधन हो सकता है, लेकिन उस भाग का नहीं जो संविधान का आधारभूत ढांचा है उसमें आता है, उसको अपने छेड़ नहीं सकते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब कितनी बार संशोधन हुआ है? तो अभी तक एक ही बार संशोधन हुआ है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, और इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे जो मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं थे। कौन कौन से थे? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए हैं। बहुत बार प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, कौन से संविधान संशोधन 42वें कब हुआ था? 1976 में ये हुआ था। दोस्तों, तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, और हमने प्रस्तावना का पूरे अच्छे से डिस्कस कर लिया है। चाहे अब कोई भी परीक्षा हो, आप उसमें से प्रश्न बिल्कुल निकाल पाएंगे, कोई चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, अगर क्लास आपको सच में अच्छी लगी हो, कुछ सीखा हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। अगर आप हमारी एंड्रॉयड ऐप से जुड़ना चाहते हैं तो उसे डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आपको बहुत सारे टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक यूं ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।